हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ सेकंड सैम्पल पेपर ऑफ फिज़िक्स। सो बेटा ध्यान से अपना सैम्पल पेपर चेक करना और सैम्पल पेपर को एज अ मिरर देख कर चलो। मिरर इन द सेंस कि आप लोगों की पेपर की तैयारी फुल है, आप लोगों के रिवीजन हो चुकी है और सैम्पल पेपर से सिर्फ हमें इतना देखना है कि हमें कितना पेपर के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं, कितना हम लोग प्रिपेयर नहीं हैं। डजंट मीन कि सैम्पल पेपर को आप लोगों ने याद करना या इसे रटना है। बहुत से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं टेलीग्राम चैनल भी चला रही हूँ, यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। सो बच्चे बोलते हैं कि मैम इसी में से हमारे टीचर्स ने बोला है कि इसी में से पेपर आएगा, आप इसी अच्छे से पढ़ लो। सो बेटा एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ अपनी फ्रेंड, कुछ भी मान के चलो बेटा, कभी भी किसी भी चीज़ों को रटो मत। अगर आपके स्कूल टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं सैम्पल पेपर में से आपका पेपर आएगा, बेटा आप लोगों का फ्यूचर बहुत ख़राब है। अगर आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फ्यूचर में कुछ करना है तो नॉलेज इकट्ठी करो। आफ्टर दैट आप लोग, अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ईजिली MCQs हो जाएंगे, ईजिली थियोरी क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है। सो अपने आप को टाइम, मैक्सिमम अपने आप को टाइम दीजिए। किसी भी चीज़ को समझ के और अच्छे से उसे प्रिपेयर करके ही अपना पेपर दीजिए, ठीक है। याद करके तो बेटा कोई भी कर सकता है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में और कुछ करना है तो बेटा आप लोगों को पढ़ना भी अच्छे से पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर्स। सो बेटा मार्किंग स्कीम आप सबको पता है कि टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1 मार्क्स के 28 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद होंगे 2 से लेके 8 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, देन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और लास्ट में होंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये आपकी मार्किंग स्कीम है और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही आपके पेपर है। सो बेटा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उतने क्वेश्चंस की सारी PDF आपको आज ही 9 या 10 बजे तक आपको PDF मिल जाएगी। देखिए, द चार्ज ऑन द एटम इज, एटम जो है बेटा ये न्यूट्रल है। एटम क्या है आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सो न्यूट्रल ऑप्शन नहीं है, सो इट मीन्स 0। सो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 0। नेक्स्ट देखो, एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल डायामीटर, जिसका डायामीटर क्या है? इक्वल है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ लो, MCQs को हमने याद नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि डायामीटर सेम है, आर राइजिंग एट टू द सेम पोटेंशियल, हमने उसको सेम पोटेंशियल दिया है, देन उसके चार्ज किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, ये पता करना है। सबसे पहला हमें पता है कि चार्ज किसके इक्वल है? CV, ठीक है जी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब CS, क्योंकि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर, इसका चार्ज कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई V अकॉर्डिंग टू दिस। सो दिस इज QS डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू QH डिवाइडेड बाई V। अब देखो V के साथ V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बच क्या गया? QS इज इक्वल टू QH। सो दिस इज द आंसर। सो आंसर क्या है? बोथ हैव इक्वल चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो ऑप्शंस पढ़ोगे डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसका मतलब सेकंड वाली और लास्ट वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। N इज द इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई इतनी बात। इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किस वजह से है? इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो ट्रांसफर होगा इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई प्रॉपर्टी आप लोगों को बतानी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है? मान लो यहाँ पे आपके पास एक चार्ज पड़ा है प्लस Q और ये माइनस Q। अगर यहाँ पे दो चार्जेस हैं,
इसका मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव जैसे इस तरीके से आपके कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्टीन्यूस रहेगा, इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली आगे आगे चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से। इसका मतलब दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस चार्ज। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गई। फील्ड लाइंस आर कॉन्टीन्यूस कर्व्ड विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगी, तो ये तो प्रॉपर्टी ठीक है। उन्होंने बोला नॉट करेक्ट, नॉट अ प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस विद ईच अदर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इवन इसका अलग से क्वेश्चन भी बनेगा कि दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। नेक्स्ट है फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा कि क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी सही हो गई, ठीक है। लास्ट है दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, एक ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव तक जा रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ रहा है। क्या ये क्लोज्ड लूप बना रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक जा रहा है, ठीक है जी। मतलब ऐसे नहीं बना रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बना रहा, इसका मतलब ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रहा। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये गलत प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ जाओ, 6 इक्वल रेजिस्टेंस हैं आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एज शोन इन अ फिगर, द नेट रेजिस्टेंस हम लोगों ने पता करनी है। चलिए सबसे पहले पी से लेके क्यू तक निकाल लो। पी से लेके क्यू तक की जो रेजिस्टेंस होगी, एक ही रेजिस्टेंस है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर। नेक्स्ट निकाल लो नेक्स्ट पोर्शन क्यू से लेके आर तक। हमें पता है ये दोनों रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। अगर क्यू से लेके आर तक की बात करें, बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1/r प्लस 1/r। सो एलसीएम ले लो, 1 + 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू 2/r। लेकिन हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू पता करनी है। सो आर पी किसके इक्वल आ गया? आर डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/rp, और इसका फाइनल आंसर कितना आया? 2/r, मतलब इसे भी रेसिप्रोकल करके लिख लो और दूसरी टर्म को भी। सो सेकंड का आंसर आ गया rp इज इक्वल टू r/2। अब नेक्स्ट पे आ जा, अब नेक्स्ट पे आते हैं p से लेके r तक की टर्म। p से लेके r तक की टर्म मतलब ये वाली टर्म, ठीक है। p से लेके r तक आपके पास है 3 रेजिस्टेंस r इन पैरेलल। इसका मतलब 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सो वी गेट 3/r। एलसीएम लेके देख लेना 3/r। सो आर पी यहाँ पे कितना आंसर आया है? r/3। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला है द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि सारे तो आर है। मान लो आर की वैल्यू आपकी 10 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 बच गई। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3.333। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कितनी है? 10 की, ठीक है। किस टर्म में? P से लेके Q तक। P से लेके Q तक मतलब ये वाली टर्म, डन। सो P से लेके Q तक मैक्सिमम आपकी नेट रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट है डिमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड in an electric circuit in terms of dimensions of mass, length and time current would be। अब हमें रेजिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप लोगों को आंसर इसका निकालना है। V किसके इक्वल है? IR, ठीक है। R निकाल लो, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। V वर्क पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके इक्वल है? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। ये वाला I एस सच लिख दो। अब वर्क डन का बेटा फॉर्मूला कितना है? ml² t - 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज Q? Q इज अ चार्ज। चार्ज किसके इक्वल है? I t मल्टीप्लाई बाय करंट I। अब ध्यान से देखो, ml² ये t - 2 और t1 जब ऊपर जाएगा तो t - 2 बन जाएगा, सो -1, ठीक है। I इंटू आई कितना हो गया? I² ऊपर लेके जाओगे -2, I इंटू आई कितना हो गया? I² ऊपर लेके जाओगे -2 बन जाएगा।
सो ये टर्म हो गई -3, सो ml² t - 3 I - 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ml² t - 3 I - 2, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो, कॉपर एंड सिलिकॉन आर कोल्डेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को क्या होगा। आपके पास अब दो आपको मेटल्स दे रखे हैं, कॉपर है और एक सिल्वर। बेटा कॉपर क्या है आपका, मेटल। हमें पता है कि मेटल के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है आपका, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज इंक्रीजेस विद इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज़ हो गई क्लियर। अगर आपका मेटल है तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लो बेटा, कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा है कॉपर एंड सिलिकॉन को कोल्ड कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया गया टेम्परेचर 30 से लेके 60 तक, मतलब टेम्परेचर को कम कर दिया गया। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल मतलब कॉपर की कंडक्टिविटी को क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी, इंक्रीज कर गई, मतलब इंक्रीज इन केस ऑफ कॉपर। बट अगर हम लोग डिक्रीज की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया इन सेमीकंडक्टर्स, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, यहाँ से गलती से मैंने रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली आंसर लगा दिया, ये डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लो, बीटस्टोन ब्रिज की आपके सामने डायग्राम है और सिंपल इसको क्या लिखेंगे। हमारी बुक्स के अंदर यहाँ पे ऑलवेज P लिखा होता है और यहाँ पे Q, हम लोग लिखते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली P/Q, ठीक है, मतलब P की जगह पे क्या लिखा हुआ है, Q/P इज इक्वल टू R/S। अब देख लो कौन सी इक्वेशन है, सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इन एन मेटालिक कंडक्टर, आपके पास कोई मेटालिक कंडक्टर है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, आपके पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब नॉन क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग बना सकते हो, मान लो कुछ ऐसी टर्म है, कुछ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। द क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल लेंथ के अक्रॉस कौन सी क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहेगी। सो चलिए एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें करंट पास करवाओ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे इसका मतलब ये तो हो गई सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इसका मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये करेक्ट है। सो कांस्टेंट टर्म्स, सेम स्पीड या सेम चीज़ एक ही साथ चलेगी, सो वो हो गई आपकी करंट। मतलब आई तो करंट कांस्टेंट हो गया, उन्होंने बोला है क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ, सो करंट कांस्टेंट हो गया। अब बाकी चीज़ें कांस्टेंट कैसे नहीं होंगी वो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बता दिया, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों नहीं आया या इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं आया। अब देखो इस सेक्शन में एरिया थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है, इसमें और भी ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एरिया। आपका क्रॉस सेक्शन एरिया में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो फर्स्ट लाइन पे ही बता रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म आपका क्रॉस सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म अगर क्रॉस सेक्शन अलग अलग, एरिया अलग अलग है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगी, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। सो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गई। नेक्स्ट आ जाओ हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। सो यहाँ पे लिखो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला।
आई इज इक्वल्स टू NEAVD, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो, I डिवाइडेड बाय NEA। अब एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अगर इंक्रीज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, वो तो पड़ ही रहा है, एरिया हमारा अलग अलग है, ठीक है, एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो ये चीज़ कांस्टेंट नहीं हो सकती। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, इसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगी। सो लास्ट करंट हमने ऑलरेडी बोला था कि कांस्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पिछले 1-2 सालों में जितने भी सैम्पल पेपर्स आते हैं ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ किसके, कौन से लॉ को कंजर्व करेगा, दैट इज़ द चार्ज। अगर सेकंड लॉ आए तो एनर्जी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बेटा अच्छे से समझ लग रहे हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सिमिलरली बेटा अगर आप लोगों को इन सैम्पल पेपर्स के अलावा अगर आपके टीचर्स ने कोई और सैम्पल पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं सो प्लीज़ आप लोग सेंड कर सकते हो, बिकॉज ये जो सैम्पल पेपर है ये भी किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। अदरवाइज़ इसके लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा कि PPSC जो हमारे पंजाब बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना उसके लास्ट में साइन होते हैं, और मोहाली का जो भी PPSC वाले होते हैं वो लिखा होता है। इसका मतलब इसके लास्ट में ना कुछ नहीं लिखा। हो सकता है ये सैम्पल पेपर किसी टीचर ने बनाया हो, सो आई डोंट नो, क्योंकि मुझे भी ये जो सैम्पल पेपर है वो डायरेक्ट नहीं मिला, किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है। और दूसरी बड़ी बात कि इस सैम्पल पेपर में जितने भी MCQs हैं काफ़ी MCQs नीट और JEE के एग्ज़ाम में से उठाए गए हैं। नीट और JEE का जो बेटा लेवल होता है वो मान के चलो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, मतलब एक हाईएस्ट लेवल, एक जो लो लेवल है और एक एवरेज। मतलब लो लेवल और एवरेज के क्वेश्चंस मिक्स किए हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस इस सैम्पल पेपर में नहीं लिए गए, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस इन द सेंस आप लोगों को जब आप लोग क्वेश्चंस की तैयारी करोगे आप लोगों का दिमाग चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे MCQs में। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन रहे हो, सिर्फ आंसर स्टिक मत करो, जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस तरीके से आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखिए, ताकि इन द नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग ये सैम्पल पेपर सॉल्व करो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि यही आंसर क्यों आया है। हमने कभी भी आंसर को रटना नहीं है, इसको याद करके नहीं जाना, आप लोगों को समझ के जाना है। अगर वर्डिंग चेंज भी हो जाए क्वेश्चन पेपर में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अब देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, ठीक है, परपेंडिकुलरली आपकी जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे लिख लोगे देन टेंजेंटली आएगा, ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंटली आएगा। अब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं होगा। सो फोर्स ऑलवेज इनवर्ड लगेगी, सो फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर या इनवर्ड लगेगी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा देन हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, मास तो चेंज हो नहीं सकता। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। फर्स्ट में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, ये तो हो गया क्रॉस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर कांस्टेंट, ये हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इसका मतलब 2 ऑप्शंस तो कट गई, फर्स्ट और ये वाली, रह गया मोमेंटम। अब
बट मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है, हर डायरेक्शन पे आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, न कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुन लो, फर्स्ट केस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी के केस में हमने लिखा मैग्नीट्यूड, इसमें लिख रही हो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब ये जो मोमेंटम होगा ये चेंज होगा। सो मोमेंटम चेंज होगा बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। सो 11th का बेटा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, हिस्टैरिसीस लूप आपके सामने है ऑफ टू मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड अ बी आर गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर्स। ठीक है, आपको फिगर गिवन है। दीज मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक मैग्नेट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर। देन इट इज कहाँ पे इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखें। अब ध्यान से देखो, इसकी रिटेंटिविटी और इसकी रिटेंटिविटी भी हाई है और इसकी रिटेंटिविटी भी हाई है। और यहाँ पे देखो कोरेसिविटी ये है कोरेसिविटी, ठीक है, कोरेसिविटी क्या है, हाई। यहाँ पे रिटेंटिविटी हाई, यहाँ पे कोरेसिविटी क्या है आपकी, लो। यहाँ पे आपकी जो रिटेंटिविटी है इट इज़ क्वाइट लो एज कंपेरेटिव टू, यहाँ पे जो रिटेंटिविटी है क्वाइट लो एज कंपेरेटिव टू ए ऑप्शन। सो फर्स्ट के अंदर आपकी कोरेसिविटी भी हाई है और रिटेंटिविटी भी हाई, सेकंड में कोरेसिविटी भी लो है और रिटेंटिविटी भी लो। ये चीज़ रिटेंटिविटी है और ये चीज़ कोरेसिविटी। क्लियर हो गई इतनी चीज़। दोनों डायग्राम में सिर्फ शो करने के लिए मैंने अलग अलग डायग्राम में आर और सी बना दिया। दोनों में वाई एक्सिस के ऊपर रिटेंटिविटी और एक्स एक्सिस के ऊपर कोरेसिविटी। अब दोनों कर्व्स में क्या फ़र्क है, अगर लूप आपकी मोटी बन रही है इसका मतलब हिस्टैरिसीस एरिया जो लूप है वो लार्ज है, एरिया ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये परमानेंट कोई एरिया होगा, परमानेंट कोई मटेरियल होगा। अगर यही चीज़ आपकी लो बन रही है सो दिस इज़ फॉर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या चीज़ है, ऐसा कोई मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर के अंदर भी ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर में भी हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर भी हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए। अब देखो ए फॉर एन, अब ए डायग्राम किसके लिए है, ए फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर नहीं, ए इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए भी हमें सेम ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। मतलब कि इसकी लूप पतली सी बनेगी, लेकिन पतली लूप तो बन ही नहीं रही, मोटी लूप बन रही है। इसका मतलब ये गलत लिख रहे हैं। ए इज़ अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर नहीं, ना ही ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी कोरेसिविटी भी लो हो और रिटेंटिविटी भी लो हो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये चीज़ क्लियर हो रही है जो मैं बोल रही हूँ? अगर नहीं क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर वही बात आ गई, ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए है ही नहीं, सो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। ए फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए भी नहीं, ये नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए भी बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर, यस, बी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट तो बेटा 13 सिंपल ईजी है, 14th भी ईजी है। 15th देखो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज़ 0। अगर एंगल ऑफ डिप आपके पास 0 हो जाए, इसका मतलब अगर आपको गिवन हो कि डेल्टा की वैल्यू आपके पास 0 है। अब tan थीटा किसके इक्वल है, v डिवाइडेड बाय h, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, सो v ओवर h, h को उस तरफ ले जाओ, वी गेट v इक्वल टू 0। इसका मतलब v कंपोनेंट आपका क्या हो गया, 0। v एंड h आर इक्वल नहीं है, v इक्वल टू h तो आया ही नहीं, इक्वल नहीं है। द वैल्यू ऑफ v एंड h आर 0, दोनों 0 हैं, सो h की तो वैल्यू ही नहीं आई, ठीक है,
सो ये भी गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ v इज 0, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन इन, किसमें बिल्कुल करेक्ट शो किया गया। हमें पता है अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। इसे अब रोटेट कर दो, नॉर्थ पोल ऊपर ले जाओ, साउथ नीचे ले आओ, और नॉर्थ टू साउथ मतलब इस तरीके से मूव करेगा, नॉर्थ टू साउथ। सो ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये वाला जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये नीट और IIT के क्वेश्चंस हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन, किसी पर्टिकुलर सर्टेन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अब इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड along the direction of field, then the इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करके ही आएगा ये क्वेश्चन। आपके पास नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा QE प्लस मैग्नेटिक फील्ड QV क्रॉस B। अब क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा QVB साइन थीटा। साइन थीटा क्या है आपका, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होगा, सो साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या हो जाएगा 0। सो ये सारी टर्म बन गई 0। आपके पास रह गया QE वेक्टर। ठीक है जी। अब फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने निकालना है सिर्फ एक्सेलरेशन। चार्ज हमारे पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन, सो माइनस EE डिवाइडेड बाय ये वाला m दूसरी तरफ ले जाओ। सो जो आपके पास एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, माइनस EE ओवर m। नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है देन जो इसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, सो क्या होगा, आपकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, एक कोर है वो सेल्फ इंडक्शन L है और कनेक्टेड इन अ सीरीज में उसको कनेक्ट किया गया है विद बल्ब B एंड AC सोर्स। ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब डिक्रीज व्हेन। अब देखो ब्राइटनेस कब डिक्रीज हो गई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला है आपके पास एक सेल्फ इंडक्शन L है कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब B। L को इंडक्टर को आपने बल्ब के साथ अटैच कर दिया सीरीज के अंदर एंड AC सोर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया कोई AC सोर्स। आपका बल्ब जो होगा, ये वाला जो बल्ब होगा, अब उन्होंने बोला है कि इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कब डिक्रीज करेगी, एन इलेक्ट्रॉन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अगर आप इस कॉइल के अंदर कोई रॉड को इंसर्ट कर दोगे, या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीज, या फिर आप फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर रिड्यूस कर दोगे तब हो जाएगी। या कैपेसिटर इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, कैपेसिटर ने डेफिनेटली, अगर देखो कैपेसिटर ऐड करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इंक्रीज ही करेगा, बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो इंक्रीज ही करेगी। हमें ढूंढना है जिसमें डिक्रीज करेगा। अगर आप लोग फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज कर जाएगा और ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट पे देखो, ये वाला जो इंडक्टर है इसमें आपने रॉड्स रख दी। जैसे ही आपने रॉड्स रखी देन क्या होगा, आपकी इम्पीडेंस जो होगी वो क्या कर जाएगी, सर्किट की जो इम्पीडेंस होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। इम्पीडेंस मतलब Z इंक्रीज कर जाएगी। अगर Z इंक्रीज कर गई देन आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे पता चला, V = IR है। ठीक है, R मतलब आपका जो Z होगा, R मतलब इम्पीडेंस है Z, सो Z = I V/I। अगर आप लोगों का जो इम्पीडेंस है Z है वो इंक्रीज कर गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
करंट डिक्रीज कर गया, अगर करंट डिक्रीज कर गया तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो गया तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो गई। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नीडल्स N1, N2, N3 आर मेड ऑफ और फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अ मेटल विच प्लेस्ड क्लोज टू देम, कौन सी चीज़ को ज़्यादा क्लोज रखा जाए कि क्या होगा। अब आपके पास 3 नीडल्स हैं, मान लो ये N1 है, ये N2 है, ठीक है, ये N3 है, ये कौन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे ही आपने इसे किसी मैग्नेट के पास रखा, मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, कोई मैग्नेट है, क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसकी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो N2 है दैट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि वीकली अट्रैक्ट या वीकली रिपेल होगा। अब आ जाओ डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक तो डेफिनेटली पता है, ये स्ट्रॉन्गली क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये रिपेल करेगा स्ट्रॉन्गली। अब आंसर ढूंढ लो, ऑप्शंस देख लो। उन्होंने बोला अट्रैक्ट N1 स्ट्रॉन्गली, ये तो करेक्ट है, बट रिपेल N2 एंड N3 वीकली, दोनों ही वीकली रिपेल करेंगे, सो ये तो हो गया गलत। ऑल अट्रैक्ट करेंगे, ये भी गलत। N1 N2 स्ट्रॉन्गली करेंगे बट रिपेल करेंगे N3, स्ट्रॉन्गली सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक को करेगा। अट्रैक्ट N1 स्ट्रॉन्गली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली, ठीक है, N2 वीकली करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं होगा, मतलब तो थोड़ा सा फर्क है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये भी 2006 नीट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्नस किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एडी करंट के लिए। उसके बाद रेजोनेंस है, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ LCR सीरीज सर्किट, तो आंसर आपका कितना होगा 1, सो इसका आंसर आपका 1 आएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करेगा, किस लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं, चेंजिंग AC वोल्टेज। सो ये तो डायरेक्ट आंसर है, दैट इज़ वाई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, वेव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। अब अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुने, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। जो आर है दैट इज़ द रेडियो वेव, एम माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड रेज, वी विजिबल लाइट, यू यूवी रेज, एक्स रेज, जी गामा रेज। बेटा जो रेडियो वेव्स हैं इसकी ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। वेवलेंथ मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव। सो ये तो हो गया कट पहले वाला, क्योंकि रेडियो वेव आंसर आना चाहिए, तीनों में आ रहा है, रेडियो वेव रेडियो वेव रेडियो वेव। नेक्स्ट माइक्रोवेव आना चाहिए, माइक्रोवेव किसी में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट आना चाहिए इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रारेड नहीं आ रहा, इसमें भी इंफ्रारेड नहीं आ रहा, सो ये आ रहा है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद भी एक बार चेक कर लो, इंफ्रारेड के बाद आना चाहिए विजिबल, विजिबल आ रहा है, विजिबल के बाद आना चाहिए यूवी, लेकिन यूवी नहीं आया, एक्स रेज उसके बाद वाला ही आया, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट तो बेटा ट्रू फॉल्स है, फोटोन कैन हैव चार्ज, फोटोन के ऊपर चार्ज है, नो फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन बिटवीन, अगर आपने किसी प्लेट के अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करी तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, ये ट्रू आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होगा डायामैग्नेटिक के लिए ओनली, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी बेटा पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव है और फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा डायामैग्नेटिक ओनली, सो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द यूवी रेज, यूवी रेज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। यूवी रेज की वजह से नहीं होता, IR इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है। नेक्स्ट है, अ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम डाइवर्ट कर जाएगी वाइल द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम कन्वर्ज हो जाएगी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। मान लो ये आपके पास इस तरीके से प्लेट्स हैं, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रखा और बहुत स्लोली इसको मूव करवा रहे हो, और ये मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा।
मान लो आपने इसी की स्पीड इंक्रीज़ कर दी, स्पीड जैसे इंक्रीज़ करोगे और ये बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा, सो कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब दिस इज़ अ ट्रू आंसर। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम रहती है या फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है, आप लोग सैम्पल पेपर अच्छे से चेक कर लो। अदरवाइज़ मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लास्ट में पीडीएफ के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इजी क्वेश्चन है। देन एसी जनरेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। देन चार्जिंग बाय कंडक्शन और कन्वर्जन बाय चार्ज स्टैटिक, जो कूलम फोर्स है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। देन गॉस थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन फिर भी इन किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो और इसकी जो पीडीएफ होगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बेटा ये सारी एमसीक्यूज़ के आंसर हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, आप लोग ध्यान से चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने रफली ही किया था। सो फेयर बेटा बनाने के लिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। सो देख लेना अगर कहीं पे भी, वैसे मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। ये आपका न्यूमेरिकल है फर्स्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत से बच्चे अब पी पॉइंट इनसाइड अगर लेकर करोगे बेटा देन आपका आंसर कुछ और आएगा। अगर पी पॉइंट अगर आप आउटसाइड लोगे तो दिस विल, अगर ये पूरा होगा x, ये कितना हो जाएगा 15 + x। सो 2 तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड, ये फर्स्ट मैथड है जो मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है पीडीएफ के अंदर। अगर आप सॉल्व करके देखोगे आपकी जो x की वैल्यू है दैट इज़ द 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आप सेकंड मेथड के साथ सॉल्व करोगे, फिर मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करा, सॉल्व करके देख लेना, जो आपकी x की वैल्यू है वो 45 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है जी। सो जैसे आप लोगों को इजी लगता है, पी पॉइंट इनसाइड आउटसाइड दोनों तरीके से ले सकते हो। सो कंफ्यूज नहीं होना कि पी इनसाइड लेना है कि आउटसाइड लेना है, दोनों का आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड आंसर है, जो पोटेंशियोमीटर सुपीरियर क्यों है वोल्टामीटर के साथ, because it's measuring a potential, because the potentiometer do not draw any current from the unknown source of the EMF, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। वोल्ट मीटर बेटा, जो वोल्ट मीटर था ना उसमें हल्का सा करंट जो एरर आता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। फॉर एग्जांपल वोल्टेज आनी चाहिए हमारी 5, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग कौन सी दे रहा है, रीडिंग दे रहा है आपका 4.99, एरर तो आ ही रहा है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं, मतलब 5 का 5 ही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर 5 ही आंसर रहेगा सो इसका मतलब दिस इज सुपीरियर, ये ज़्यादा करेक्टली आंसर देगा। सो करेक्ट आंसर आएगा। सो वोल्टामीटर ड्रॉज करंट फ्रॉम द सोर्स, हैंस वोल्टामीटर कैन नॉट बी एन आइडियल फॉर प्रैक्टिकल यूज। क्लियर हो गया, सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाओ रेजिस्टेंस। अब हमें पता है 2 चीज़ें गिवन है, एक हमें गिवन है सीरीज RS गिवन है कि 9 ओम है, और पैरेलल गिवन है कि 2 ओम है। हमें सीरीज़ का बेटा फॉर्मूला पता है, सीरीज़ किसके इक्वल है, R1 + R2। जस्ट RS की वैल्यू पुट करी 9 दूसरी तरफ ले जाओ, और R1 दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब R2 यहीं पे रहने दो, ये उस तरफ ले जाओ। सो R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे क्या था 9, और ये टर्म उस तरफ लेके गए तो -R1, ठीक है जी। यहाँ से आपको एक टर्म पता चल गई कि R2 आ गई। नेक्स्ट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, RP = R1 R2 / R1 + R2। इसका मतलब R2 की वैल्यू हम अभी निकाल लिए, तो पुट कर दो ये वाली, बाकी तो सारी कैलकुलेशन है। सो कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, इसके बाद ये दिया गया है, ठीक है। सो मैंने एरो डाल दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जब आपको PDF मिले। बस सारा सॉल्व करके देख लो, आपका जो R का आंसर है, R का आंसर एक 3 आएगा और एक 6 आएगा, 2 आंसर्स आएंगे आपके पास। कोई एक लेट करके पुट कर दो दूसरी जगह पे, आपका आंसर R2 और R1 दोनों का आंसर आ जाएगा। इजी सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आगे आ जाओ, 6 क्वेश्चन है, व्हेन अ DC वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर द करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। यो कांस्टेंट ही रहेगा आपके पास। 2 इस तरीके से
ठीक है, ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना, मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड बना रही हूँ। सो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी कॉइल में ऑलवेज आपका जो करंट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा जितना आप दे रहे हो। हेंस देयर इज अ नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज 0। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया देन आपकी जो वोल्टेज होगी सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वो भी कितनी हो जाएगी, 0। दस द ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप डीसी वोल्टेज, इसलिए हम लोग डीसी वोल्टेज इसे नहीं यूज़ करते, एसी यूज़ करेंगे। एसी अगर होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगी। अगर आप डायरेक्ट करंट यूज़ करोगे तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, ना फ्लक्स चेंज होगा, ना वोल्टेज चेंज होगी, ना कुछ होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा यहाँ पे देख लेना, जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं या क्या है। सो ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लगाया, आप लोग खुद कर सकते हो। न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया। जो पोटेंशियोमीटर वाला आपको हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन ना मिले, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। साइक्लोट्रॉन इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास लो है। ये आपको हर हेल्पिंग बुक में मिल जाएगा। सो ये भी मैंने नहीं यहाँ पे पीडीएफ में आपको लोगों को प्रोवाइड किया। नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। ये जो पैरेलल प्लेट वाला जो फोर्स वाला आर्टिकल है, ये वही आर्टिकल है, मतलब उसके स्पेशल केस ही पूछे गए हैं। सो ये भी आर्टिकल यूनिट 3 में से है। सो आप लोग कर लोगे ये वाला आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन ट्रांसफार्मर बी यूज्ड फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, एसी ही यूज़ करेंगे, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अ बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ मेटालिक रिंग, ये आपके पास एक मेटालिक रिंग है, क्या इसके अंदर एक बार मैग्नेट जो इसमें अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, विल इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0, विल बी जी इक्वल टू जी। क्या इसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी? अगर आप लोग, आपके हाथ में कोई बॉल है, कोई एप्पल है, कुछ भी है, अगर आप उसे फेंकोगे, नीचे की तरफ फेंकोगे, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल आ जाएगी। अगर आप इसे मेटालिक रिंग के अंदर कोई बार मैग्नेट को फेंक रहे हो, क्या उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल आएगी? डेफिनेटली नहीं आएगी। सो आंसर इज नो। एक्सेलरेशन ऑफ अ बार मैग्नेट विल नॉट बी इक्वल टू जी, जी के इक्वल नहीं आएगी। एक्चुअली द एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी, जी से कम ही रहेगी एक्सेलरेशन, जी ऑलवेज ग्रेटर रहेगी। सो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रिंग चेंज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी वो चेंज होगी। इंड्यूस्ड करंट अपोज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट की डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ जाने की जो मोशन होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी। सो दैट इज़ वाई उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है जी, सो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल नहीं आएगी। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, किससे बनी होती हैं, कैसे बनी होती है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपकी वेलोसिटी आप लोग वैक्यूम के अंदर ले रहे हो तो किसी भी फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करती। उन्होंने बोला है कि किन्हीं 2 फैक्टर्स का नाम बताओ जिस पे ये डिपेंड करेगी, जबकि वैक्यूम के अंदर ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो सिंपल लिख देना है कि कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। 11th न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थीटा गिवन है, बी वी गिवन है, जो करंट है दैट इज़ 10 और एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 3 × 10⁻²। और थीटा परपेंडिकुलर हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है, sin 90 1। सो sin 90 कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाला जो 10⁻² है नीचे ले जाओ, उसे सॉल्व करो, सॉल्व करके देख लो, आपका 8.1 × 10⁻² आंसर आएगा 8.1। ठीक है जी, 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² न्यूटन, दिस इज़ द फाइनल आंसर। उसके बाद गल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट उसमें भी था, सैम्पल पेपर में भी था। सो एक बार ट्राई करके देख लेना, प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये क्वेश्चंस फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है जी। सो बेटा अगर आप लोगों को MCQs अच्छे से क्लियर हो गए, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।